दुनिया की राजनीति में कुछ दुश्मनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहती, वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की ताकत रखती हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी भी कुछ ऐसी ही है। अगर इन दोनों के बीच पूरी तरह से जंग छिड़ जाती है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये ग्लोबल पावर, ऑयल, इकोनॉमी, न्यूक्लियर थ्रेट और इंसानी जिंदगियों का सवाल बन जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे अगर अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर होती है तो कैसे शुरू होगी, कौन जीतेगा और दुनिया का फ्यूचर कैसा बदल जाएगा। दुश्मनी की जड़, अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 से। ईरान में एक बड़ी क्रांति होती है, इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान का शाह भाग जाता है और पावर में आते हैं आयतुल्ला खुमैनी। अमेरिका, जो पहले ईरान का सबसे बड़ा दोस्त था, अचानक उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी दौरान तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला होता है और 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा जाता है। यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच नफरत, बदला और संकट की एक लंबी कहानी शुरू होती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, सबसे बड़ा डर। ईरान का कहना है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए है। अमेरिका का कहना है ईरान चुप चुप कर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह हिल जाएगा। इसी डर के कारण अमेरिका ने ईरान पर भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। ईरान की इकोनॉमी कमजोर होती चली गई, लेकिन उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता गया। जंग की चिंगारी, वॉर का ट्रिगर क्या होगा? अमेरिका और ईरान की जंग एक दिन अचानक नहीं शुरू होगी, इसके पीछे होगा एक ट्रिगर मूवमेंट। जैसे ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक, पर्शियन गल्फ में यूएस शिप पर मिसाइल स्ट्राइक, अमेरिकन सोल्जर की डेथ, इजराइल पर ईरान का इनडायरेक्ट अटैक। बस एक छोटी सी घटना पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है, और जैसे ही पहला मिसाइल गिरेगा हिस्ट्री बदल जाएगी। वॉर का पहला दिन, आसमान से आग। जंग शुरू होते ही अमेरिका सबसे पहले यूज करेगा अपनी एयर पावर। F-35 फाइटर जेट्स, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइल्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम्स सबसे पहले निशाने पर होंगे। तेहरान, इस्फहान, नतांज जैसे शहरों में रातों रात आसमान लाल हो जाएगा। ईरान भी चुप नहीं रहेगा, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट अटैक से अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला करेगा। कतर, इराक, कुवैत और बहरेन तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का ऑयल गला घोंट दिया जाएगा। इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक पॉइंट होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ईरान इस रूट को बंद कर देता है, ऑयल के दाम आसमान छू जाएंगे, पेट्रोल हर देश में महंगा हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। एक जंग पूरी दुनिया की जेब पर वार करेगी। प्रॉक्सी वॉर, पूरी मिडिल ईस्ट आग में। ईरान सीधी जंग के साथ साथ प्रॉक्सी वॉर भी चलाएगा। उसके साथ ही हेजबोल्ला, लेबनान, मिलिशियाज इराक और सीरिया, हुथीज यमन, इजराइल पर रॉकेट्स गिरेंगे, यूएस एलाइज पर हमले होंगे और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। इंसानी तबाही, जंग का सबसे अंधेरा सच। जंग में सबसे ज्यादा कीमत ना नेता चुकाते हैं, ना जनरल्स, बल्कि आम लोग। हॉस्पिटल्स भर जाएंगे, पानी और बिजली खत्म हो जाएगी, लाखों लोग घर छोड़कर भाग निकलेंगे। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर सोचेगी कल हम जिंदा होंगे या नहीं। यही जंग का असली चेहरा होता है। न्यूक्लियर जंग का डर, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग न्यूक्लियर बन सकती है? अगर ईरान को लगे कि उसका वजूद खतरे में है तो वो एक्सट्रीम डिसीजन ले सकता है, और अगर एक न्यूक्लियर हथियार चला तो दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी, अमेरिका के साथ नेटो, यूरोप, इजराइल, ईरान के साथ रशिया, चाइना, इनडायरेक्ट सपोर्ट। ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रहेगी, ये ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन जाएगी। अंत या शुरुआत, अगर अमेरिका जीत भी जाता है तो मिडिल ईस्ट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ईरान टिक जाता है तो अमेरिका की पावर पर सवाल उठ जाएगा। इस जंग का कोई रियल विनर नहीं होगा, सिर्फ बर्बादी, दर्द और लाखों लाशें। जंग कभी हीरो नहीं बनाती, जंग सिर्फ यादें छोड़ जाती है, और उन यादों में अक्सर सिर्फ दर्द होता है। मॉडर्न जंग सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाती। इस जंग का सबसे खामोश और खतरनाक हिस्सा होता है साइबर वॉर। अमेरिका और ईरान दोनों के पास वर्ल्ड क्लास हैकर्स और साइबर यूनिट्स हैं। जंग के शुरू होते ही पावर ग्रिड्स हैक की जाती हैं, बैंक्स के सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, एयरपोर्ट्स और रेल सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। लोग समझ भी नहीं पाते कि उनके मोबाइल में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा, एटीएम काम क्यों नहीं कर रहा और शहर अंधेरे में क्यों डूब गया। साइबर वॉर में गोली नहीं चलती, लेकिन पूरी जिंदगी रुक जाती है। अमेरिका की मिलिट्री पावर, असली ताकत क्या है? अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री नेशन है। उसके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस, एआई बेस्ड वॉरफेयर सिस्टम्स और अनलिमिटेड वॉर फंडिंग है। अमेरिका का एम होता है एनिमी को लंबे समय तक लड़ने लायक ही न छोड़ना। इसलिए वो ऑयल रिफाइनरीज, कम्युनिकेशन सेंटर्स, मिसाइल फैक्ट्रीज सबको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करता है। ये एक फास्ट, प्रिसाइज और रूथलेस स्ट्रैटेजी होती है। ईरान की असली ताकत,
जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान अमेरिका जैसा पावरफुल नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं है। ईरान की असली स्ट्रेंथ है बैलिस्टिक मिसाइल्स, सुसाइड ड्रोन्स, अंडरग्राउंड बंकर्स और प्रॉक्सी फाइटर्स। ईरान का प्लान होता है अमेरिका को सीधा नहीं, धीरे धीरे थका देना। हर दिन छोटा अटैक, हर दिन थोड़ा प्रेशर, ताकि अमेरिका की पब्लिक ही वॉर से थक जाए। इजराइल का एंट्री, जंग और ज्यादा भयानक। जैसे ही ईरान अमेरिका से सीधी जंग में आता है, इजराइल चुप नहीं रहता। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसलिए इजरायली एयरफोर्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक करती है। हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू होती है। मिडिल ईस्ट अब एक बैटलफील्ड नहीं, पूरा वॉर जोन बन जाता है। ऑयल शॉक, दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। जैसे जैसे जंग बढ़ती है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती जाती है। ऑयल के दाम $100, $150, $200 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब पेट्रोल महंगा, फ्लाइट्स महंगी, फूड प्राइसेस हाई, इन्फ्लेशन हर देश में। ये एक ऐसी जंग होती है जिसका दर्द आप अपनी जेब में महसूस करते हो। इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया डायरेक्टली जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स: ऑयल इंपोर्ट महंगा, रुपी पर प्रेशर, स्टॉक मार्केट क्रैश, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे इंडियंस की सेफ्टी। इंडिया को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अमेरिका को भी नाराज नहीं करना, ईरान को भी कंप्लीटली छोड़ना नहीं। ये डिप्लोमेसी का टफेस्ट टेस्ट होता है। मीडिया वॉर, सच कौन बता रहा है? इस जंग में एक और जंग चलती है, मीडिया वॉर। हर कंट्री का मीडिया कहता है हम जीत रहे हैं। फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स, AI जेनरेटेड प्रोपेगेंडा, सच और झूठ के बीच की लाइन बिल्कुल खत्म हो जाती है। आम आदमी को समझ ही नहीं आता कि असली सच क्या है। पब्लिक प्रेशर, अमेरिका अंदर से हिलने लगता है। जैसे जैसे अमेरिकन सोल्जर्स की बॉडी बैग्स घर लौटने लगती हैं, अमेरिका की पब्लिक सवाल पूछने लगती है, ये जंग क्यों? इसका फायदा क्या? हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं? हिस्ट्री बताती है अमेरिका बाहर से कम, अंदर से ज्यादा टूटता है। पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ईरान के अंदर भी आग, जंग का असर ईरान के अंदर भी होता है। महंगाई, फूड शॉर्टेज, मेडिसिन की कमी, लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने लगते हैं। ईरान की गवर्नमेंट के सामने दो दुश्मन, बाहर अमेरिका, अंदर अपनी पब्लिक। यहीं से रिजीम कोलैप्स का खतरा पैदा होता है। जंग जीतने का मतलब क्या होता है? सवाल ये नहीं होता कि कौन ज्यादा बॉम्ब गिरा रहा है, सवाल होता है कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। अगर अमेरिका जीत भी गया, मिडिल ईस्ट अनस्टेबल, टेररिज्म बढ़ेगा, नए दुश्मन पैदा होंगे। अगर ईरान टिक गया, अमेरिका की ग्लोबल पावर पर सवाल, एलाइज का ट्रस्ट कम, वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। इसलिए इस जंग का कोई क्लीन एंड नहीं होता। जंग जब लंबी हो जाए तो जीत और हार का मतलब खत्म हो जाता है। सिर्फ बचा रहता है कितनी जिंदगी बर्बाद हुई। हर जंग में एक ऐसी लाइन होती है जिसे क्रॉस करने के बाद वापस आना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर में वो लाइन है न्यूक्लियर एस्केलेशन। जैसे जैसे अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करता है, अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय करता है, लीडरशिप को टारगेट करता है, ईरान को लगने लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। और जब किसी कंट्री को लगे कि उसका वजूद मिटने वाला है, तो वो सबसे एक्सट्रीम डिसीजन ले सकती है। क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा? ईरान ऑफिशियली कहता है उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक, सीक्रेट फैसिलिटीज, मिसाइल डिलीवरी कैपेबिलिटी। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो सबसे पहले निशाने पर होगा इजराइल या मिडिल ईस्ट में यूएस बेस। ये ब्लास्ट सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे रीजन का फ्यूचर जला देगा। और जैसे ही एक न्यूक्लियर हथियार चला, दुनिया न्यूक्लियर एरा के सबसे खतरनाक फेज में चली जाएगी। अमेरिका का जवाब, न्यूक्लियर का मतलब फुल डिस्ट्रक्शन। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, अमेरिका के पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं, लिमिटेड न्यूक्लियर रिटेलिएशन, फुल मिलिट्री अनाहिलेशन। अमेरिका का डॉक्ट्रिन क्लियर है, न्यूक्लियर अटैक का जवाब और ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर का खात्मा, लीडरशिप का एंड, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट कोलैप्स। इस पॉइंट पर जंग नहीं, सिविलाइजेशन कोलैप्स शुरू होता है। इजराइल सबसे तेज रिएक्शन। इजराइल के लिए न्यूक्लियर थ्रेट सिर्फ एक मिलिट्री इशू नहीं होता, ये सर्वाइवल का सवाल होता है। इजराइल का रिस्पॉन्स, इमीडिएट फुल स्केल स्ट्राइक, नो वार्निंग, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। मिडिल ईस्ट सेकेंड्स में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जोन बन सकता है। और यहीं से दुनिया समझ जाती है अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। रशिया और चाइना खामोश खिलाड़ी। इस पूरी जंग में रशिया और चाइना चुप बैठे हुए नहीं होते। वो डायरेक्ट मिसाइल नहीं चलाते, लेकिन गेम बोर्ड वो ही डिजाइन करते हैं। रशिया अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाना चाहता है, यूरोप पर प्रेशर कम करना चाहता है। चाइना
ऑयल रूट्स पर नजर, अमेरिका की इकोनॉमी को वीकन करना, ये दोनों कंट्रीज ईरान को इंटेलिजेंस, साइबर सपोर्ट, डिप्लोमैटिक शील्ड देते रहते हैं। ये एक इनडायरेक्ट ग्लोबल पावर वॉर बन जाती है। वर्ल्ड वॉर 3 कब और कैसे? वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब एक दिन में पूरी दुनिया जल जाना नहीं होता, ये धीरे धीरे होती है। अगर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करे, इजराइल मल्टीपल फ्रंट्स खोल दे, रशिया ओपनली सपोर्ट करे, चाइना ताइवान या साउथ चाइना सी में मूव करे, तो दुनिया एक ही वक्त पर कई जगह जलने लगती है। इसी को कहते हैं मल्टी फ्रंट ग्लोबल वॉर। यूनाइटेड नेशंस बेअसर मंच इस क्राइसिस में यूएन इमरजेंसी मीटिंग्स करता है, स्पीच होती है, रेजोल्यूशंस आते हैं, लेकिन जब सुपर पावर्स सामने हो तो यूएन सिर्फ देख सकता है। इस पॉइंट पर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ कागज बनकर रह जाता है। आम इंसान का फ्यूचर सबसे बड़ा सवाल। इस जंग का सबसे बड़ा विक्टिम न अमेरिका होता है न ईरान, विक्टिम होता है आम आदमी। जॉब्स खत्म, सेविंग्स जीरो, फूड शॉर्टेज, हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स। एक पूरी जनरेशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीने लगती है। टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आती जब दुनिया ही अनस्टेबल हो जाए। क्या इस जंग को रोका जा सकता है? हर जंग के पहले कुछ ऐसे पल होते हैं जब उसे रोका जा सकता है। बैक चैनल टॉक्स, सीक्रेट नेगोशिएशंस, प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमी। अक्सर जंग इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग लड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि ईगो पीछे हटने नहीं देता। जंग का असली सच। जंग हमेशा एक झूठ से शुरू होती है, ये लास्ट वॉर होगी, लेकिन हर वॉर अगली वॉर के बीज बोकर जाती है। अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर सिर्फ दो फ्लैग्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ह्यूमन फ्यूचर का टेस्ट है। जब न्यूक्लियर हथियार बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं तो समझ लो इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत कम हो चुकी है। हर जंग का एक दिन आता है जब मिसाइल्स खत्म हो जाते हैं, फाइटर जेट्स ग्राउंड पर आ जाते हैं और शहरों पर गिरने वाली आग रुक जाती है। लेकिन उस दिन एक सच सामने आता है, जंग खत्म होती है पर उसके निशान नहीं जाते। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बाद मिडिल ईस्ट एक नया चेहरा ले चुका होता है। शहर जिंदा होते हैं पर उनकी रूह थक चुकी होती है। ईरान जंग के बाद जिंदा पर बदला हुआ। अगर ईरान टिक जाता है तो वो पहले जैसा ईरान नहीं होता। इकोनॉमी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, पब्लिक का भरोसा कमजोर। गवर्नमेंट चाहे रहे या बदले, ईरान के अंदर एक बात क्लियर हो जाती है, लोग अब जंग नहीं जिंदगी चाहते हैं। अगर रजीम कोलैप्स होती है तो ईरान में पावर वैक्यूम पैदा होता है जो पूरे रीजन के लिए नया खतरा बन सकता है। अमेरिका जंग के बाद पावर या प्रेशर। अमेरिका मिलिट्री जीत सकता है लेकिन पॉलिटिकल जीत हमेशा पक्की नहीं होती। ट्रिलियंस का वॉर कॉस्ट, सोल्जर्स का ट्रॉमा, पब्लिक का ट्रस्ट लॉस। अमेरिका के अंदर सवाल उठता है, हमने क्या हासिल किया? ऐसी जंग अमेरिका की इमेज को प्रोटेक्टर से अग्रेसर बना सकती है और यहीं से अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप धीरे धीरे चैलेंज होने लगती है। इजराइल और मिडिल ईस्ट कभी पहले जैसा नहीं। इजराइल के लिए सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट, हर बॉर्डर पर टेंशन, परमानेंट वॉर रेडीनेस। मिडिल ईस्ट के कई देश वेपन्स रेस में फंस जाते हैं, न्यूक्लियर एम्बिशन दोबारा जाग जाती है। ये रीजन शांति से नहीं डर से स्टेबल रहता है। ऑयल पॉलिटिक्स, कौन जीता कौन हारा? जंग के बाद ऑयल सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस पावरफुल हो जाते हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज वीक पड़ती हैं। एनर्जी का कंट्रोल अब मिलिट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया समझ जाती है फ्यूचर सिर्फ बॉम्ब्स से नहीं एनर्जी से कंट्रोल होता है। रशिया और चाइना असली स्ट्रेटेजिक विनर्स। जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा होता है, रशिया और चाइना क्वाइटली अपना स्पेस बढ़ाते हैं। रशिया यूरोप पर अपना प्रेशर बढ़ाता है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करता है। चाइना एशिया और अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाता है, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड सिस्टम्स डेवलप करता है। ये बिना एक भी मिसाइल चलाए ग्लोबल पावर शिफ्ट का फायदा उठाते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई दुनिया। इस जंग के बाद दुनिया यूनिपोलर नहीं रहती। अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं होता बल्कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है। पावर डिवाइडेड होती है, अलायंसेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ट्रस्ट कम हो जाता है। हर देश अपना फायदा पहले सोचता है। ये एक ज्यादा अनस्टेबल लेकिन ज्यादा रियलिस्टिक दुनिया होती है। टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस, जंग का असर। जंग के बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता है। मास सर्वेलेंस, एआई मॉनिटरिंग, डिजिटल कंट्रोल। सिक्योरिटी के नाम पर प्राइवेसी सबसे पहले खत्म होती है। लोग महसूस करते हैं जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं जिंदगी के हर हिस्सा में घुस चुकी है। इंडिया का रोल, बीच का रास्ता। इंडिया जैसे देशों के लिए ये नई दुनिया एक टेस्ट होती है। इंडिया किसी एक कैंप में पूरी तरह नहीं जाता, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करता है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। ये नॉन अलाइंड नहीं मल्टी अलाइंड स्ट्रैटेजी होती है। जंग से क्या सीख मिलती है? हिस्ट्री हर बार एक ही लेसन देती है, जंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, जंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जंग टेम्परेरी सोल्यूशंस देती है, परमानेंट दर्द छोड़ जाती है।
अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर का एंड सिर्फ एक चीज प्रूव करता है, पावर हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। जब दुनिया जंग के बाद खड़ी होती है तो उसे याद आता है शांति महंगी जरूर है, पर जंग उससे कहीं ज्यादा महंगी होती है। हर बड़ी जंग का एंड एक ही तरह से नहीं होता। अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर के 3 रियलिस्टिक एंड सिनारियोज हो सकते हैं। लिमिटेड वॉर, फोर्स्ड सीज फायर। इस सिनारियो में हेवी डिस्ट्रक्शन होती है, दोनों साइड्स थक जाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर बनाती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिवेट होती है, रशिया, चाइना और यूरोप मीडिएशन करते हैं, सीज फायर होता है, लेकिन कोई पीस ट्रीटी नहीं होती। ये एक टेम्पररी साइलेंस होती है, परमानेंट शांति नहीं, रेजीम चेंज या टोटल कोलैप्स। अगर ईरान के अंदर पब्लिक रिवोल्ट बढ़ जाए, इकोनॉमी कंप्लीटली क्रैश हो जाए, लीडरशिप कंट्रोल खो दे, तो रेजीम कोलैप्स हो सकती है। लेकिन हिस्ट्री बताती है रेजीम चेंज के बाद अक्सर केओस और एक्सट्रीमिज्म आता है। पावर वैक्यूम नया दुश्मन पैदा करता है। न्यूक्लियर शैडो में खत्म हुई जंग। अगर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचकर जंग रोकी जाती है तो दुनिया एक नया डर लेकर जीती है। लोग समझ जाते हैं अगली बार शायद वापस लौटने का मौका न मिले। ये सिनेरियो सबसे डेंजरस होता है क्योंकि ये फ्यूचर वॉर्स को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। कौन जीता? असली जवाब। इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है। अमेरिका जीत सकता है मिलिट्री टर्म्स में, ईरान जीत सकता है सर्वाइवल के टर्म्स में, रशिया और चाइना जीत सकते हैं स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, लेकिन आम इंसान हमेशा हारता है। जंग का स्कोरबोर्ड कभी इंसानी दर्द नहीं दिखाता। अगली जंग की तैयारी। हिस्ट्री में एक पैटर्न है, हर बड़ी जंग के बाद अगली जंग और ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इस वॉर के बाद नेशंस और वेपन्स बनाएंगी, एआई वॉरफेयर ग्रो करेगा, ऑटोनोमस ड्रोन्स आम हो जाएंगे। फ्यूचर की जंग कम सोल्जर्स, ज्यादा मशीन्स और कम मर्सी वाली होगी। दुनिया का साइकोलॉजिकल असर। जंग सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं तोड़ती, वो दिमाग तोड़ती है। पीटीएसडी, फेयर बेस्ड सोसाइटीज, डिस्ट्रस्ट बिटवीन नेशंस। बच्चे जो इस वॉर को देखेंगे वो दुनिया को कभी सेफ नहीं समझेंगे। और जब एक जनरेशन डर के साथ बड़ी होती है तो शांति कमजोर हो जाती है। मीडिया, पावर और सच। इस जंग के बाद एक सच क्लियर होता है, सच वही होता है जो पावर बताती है। हर साइड अपनी कहानी लिखती है, हर साइड अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करती है, लेकिन हिस्ट्री अक्सर बाद में बताती है कि कौन गलत था, और तब तक लाशें गिनी जा चुकी होती हैं। क्या इंसानियत जीत सकती है? सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, सवाल ये है क्या हम अपनी पावर कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें गॉड्स जैसी ताकत दी है, लेकिन विजडम अभी भी कम है। अगर विजडम नहीं आई तो पावर खुद ही अपना अंत लिखेगी। एक आखिरी सच, जंग का सबसे बड़ा झूठ ये होता है ये जरूरी थी, और जंग का सबसे बड़ा सच ये होता है इसका दाम हमेशा आम लोग चुकाते हैं। बॉर्डर्स बदल जाते हैं, मैप्स रीड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन माँ का बेटा वापस नहीं आता। भविष्य हमारे हाथ में है। दुनिया का फ्यूचर सिर्फ अमेरिका या ईरान के हाथ में नहीं है, ये हर उस इंसान के हाथ में है जो नफरत से ज्यादा समझदारी को चुनता है। हिस्ट्री याद रखती है जो लड़ते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, लेकिन जो जंग रोकते हैं वो सिविलाइजेशन को बचाते हैं। इंसान ने आग पर कंट्रोल सीखा, एटम को तोड़ा और आसमान तक पहुंच गया। बस एक चीज रह गई, अपने गुस्से पर कंट्रोल।